Okay, hello people. We are going to discuss the electrostatics chapter. Electrostatics chapter over here. यहाँ पे मैं बस आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ चैप्टर में ओवरऑल क्या क्या है वो सब आइडिया देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये समझने के लिए एक बार ये पूरा आपको अच्छे तरीके से आने के लिए आपको खुद को भी पहले ये चैप्टर की रिवीजन करनी होगी। जिन लोगों ने मुझसे लेक्चर किया है उन लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइन, आई विल स्टार्ट। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हमको देखना होता है कि बेसिक एंटिटी ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटम का जो व्हाट इज द क्वांटम ऑफ चार्ज, दैट इज क्वांटम ऑफ चार्ज है दैट इज प्लस और माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पे, प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पे एंड माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, है ना। और एक बात ये है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना। चार्ज जो है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब आपको आपको ये जो है, ये जो छोटा चार्ज है क्यू मिलेगा, 2 क्यू मिलेगा, 3 क्यू मिलेगा, ठीक है ना। यू कैनॉट गेट क्यू बाय 2, इसका आधा चार्ज नहीं हो सकता बिकॉज दैट इज व्हाट इज द क्वांटम ऑफ चार्ज, दैट इज व्हाट इज द क्वांटम ऑफ चार्ज, ठीक है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रिकली द बॉडी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कंडक्टर्स जो अलो करते हैं चार्जेस को फ्लो करने के लिए, जो पूरी तरह से परमिट करते हैं। उसके बाद में आता है सेमी कंडक्टर्स, है ना। और उसके बाद में आता है इंसुलेटर्स, ठीक है। कंडक्टर्स मतलब जो ऑलो करेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या एग्जांपल आता है, उसमें एग्जांपल आता है मेटल्स आते हैं, मेटल्स कंडक्टर्स में आते हैं। उसके बाद में अर्थ जो है दैट इज आल्सो अ कंडक्टर, या फिर ह्यूमन बॉडी जो है दैट इज आल्सो अ कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में आ जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम और उनके जो जो भी उनसे बनता है वो। और इंसुलेटर में आ जाएगा प्लास्टिक या फिर ग्लास एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। ये आ जाएगा। उसके बाद में उसके बाद में ओके, यू कैन हैव स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। उसके बाद में नाउ द पॉइंट इज किसी भी एक बॉडी को चार्जिंग जो है, किसी भी एक बॉडी को चार्जिंग जो है आप 3 तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय रबिंग। अगर आप किसी स्पेसिफिक बॉडीज को रब करते हो तो उनमें चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली एबोनाइट रॉड में एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर आपने हेयर कॉम कर लिए तो कॉम पे एटसेट्रा, ऐसा चार्ज डेवलप हो सकता है। उसके बाद में चार्जिंग बाय कांटेक्ट हो सकता है, उसके बाद में चार्जिंग बाय कांटेक्ट हो सकता है, या फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन भी हो सकता है, या फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन भी हो सकता है। गॉट माय पॉइंट। इन 3 तरीकों से आप जो है किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो, इन 3 तरीकों से आप बॉडी को चार्ज कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट। उसके बाद में आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ इज द law that tells about force that is acting between two charged particles। अगर 2 पॉइंट चार्जेस हो, ठीक है ना, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय, it is given by k into q1 q2 by r का square, where let us say this is the first charge, this is the second charge, this is q1, this is q2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r कंसीडर कर लिया आपने। then the force electrostatic force is directly proportional to the product of q1 q2 and electrostatic force is inversely proportional to square of distance which is almost exactly equivalent to gravitational। बस अंतर ये है कि टू सिमिलर चार्जेस जो है वो टू सिमिलर चार्जेस जो है फिर वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, टू सिमिलर चार्जेस आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस जो है दैट अट्रैक्ट ईच अदर। बस इतना सा फर्क है, ग्रेविटेशन पे सिर्फ अट्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम रिपेल भी देख सकते हैं। टू सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस में रिपल्शन भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना।
Now this k is equals to, this k is actually equals to, इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट किया गया तो वो आ गया 9 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। चार्ज का बेसिक यूनिट जो है, चार्ज का बेसिक यूनिट होता है कूलम, उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है न्यूटन, एंड दिस इज मीटर, आर स्क्वायर मीटर है, ठीक है ना, गॉट माय पॉइंट। उसके बाद में सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए k इज आल्सो रिटन है, k इज आल्सो रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू मैंने अभी बताया 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, ठीक है ना। और यहाँ से हमें पता चलता है दिस इज 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। यहाँ से हमें पता चलता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। अगर आप उसको निकालते हो इट विल बी 8.85 into 10 to the power minus 12 आ जाएगा। इट विल बी 8.85 into 10 to the power minus 12। यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी, दैट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ आइदर वैक्यूम कहो, वैक्यूम कहो, और फ्री स्पेस कहो, और फ्री स्पेस कहो, फ्री स्पेस कहो, है ना। ग्रेविटेशन में क्या होता है, ग्रेविटेशन में दो चार्जेस के बीच, दो मासेस के बीच में जो फोर्स है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। इफ यू आर गोइंग टू प्लेस दीज टू चार्जेस इन अ मीडियम, इन अ मीडियम सच दैट, ये Q1 और Q2 रख दिया, सच दैट मीडियम का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज गिवन टू बी k, देन उस केस में आपको एप्सिलॉन नॉट को k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट से चेंज करता देना होगा। देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दैट केस विल बी 1/4 पाई into 4 pi into k times epsilon naught into q1 q2 by r का स्क्वायर, where this is the r, ठीक है ना। क्योंकि k epsilon naught is the permittivity, permittivity ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहो, ठीक है ना। k को आप आइदर डाइलेक्ट्रिक कहो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहो, और रिलेटिव परमिटिविटी कहो, और रिलेटिव परमिटिविटी कहो, कुछ भी चलेगा, रिलेटिव परमिटिविटी कहो, कुछ भी चलेगा। गॉट माय पॉइंट, दिस इज व्हाट इज रिगार्डिंग द कूलम्स लॉ, ठीक है ना। नाउ दो चार्जेस के बीच में अगर आप मीडियम रखते हो तो चार्ज का, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो चेंज होगा, पर किसी दूसरे चार्ज को एंट्री करवाने के कारण उनके बीच का जो फोर्स है वो चेंज नहीं होता। आई रिपीट, किसी दूसरे, मतलब इन दोनों के बीच में, ये दोनों चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स इनिशियली था वो F12, लेट अस से ये 1 है ये 2 है, तो F12 जो था वो तीसरे के कारण जो है वो फोर्स चेंज नहीं होगा, कोई तीसरा आ गया उसके कारण जो है वो फोर्स चेंज नहीं होगा, F12 चेंज नहीं होगा। फोर्स ऑन वन, नेट फोर्स जो है ना वो चेंज हो सकता है, पर F12 चेंज नहीं होगा कभी भी। गॉट माय पॉइंट, ये आपको ध्यान में रखना है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कैन बी फाउंड आउट बाय वेक्टर एडिशन, बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर हम वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं। जो भी लेटेस्ट से इस केस में ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो अगर इसको प्लस और इसको माइनस कहता हूं मैं, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इन रिपल्शन डायरेक्शन, मतलब लाइन जॉइनिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3 विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज F12, दिस इज F13, तो आपको इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना होगा। गॉट माय पॉइंट, यू हैव टू डू द वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। दिस इज रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। उसके बाद में, उसके बाद में आपको क्या करना होगा, उसके बाद में you, if in order to check the influence of a charge in a medium, in order to see the influence of charge, influence of charge in a medium, एक इन्फ्लुएंस का आपको चार्ज चाहिए, उसके सराउंडिंग में क्या क्या होता है, तो आप तीन तरीके से चेक कर सकते हो। पहला क्या है,
फर्स्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से जान सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड से जान सकते हो आप, या फिर हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जानो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जानो, या फिर हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जानो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से जानो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से जानो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, लाइंस है, उसके बारे में डिस्कशन बाद में होगा, ठीक है। उसके बाद में ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, अगर आप एट अ डिस्टेंस आर चेक करना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्मॉल टेस्ट चार्ज ड्यू टू कैपिटल क्यू पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। फोर्स जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसको आप टेस्ट चार्ज के अमाउंट से डिवाइड कर दो तो आपको जो मिलेगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज E इज इक्वल्स टू, इसके लिए आ जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय R का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी चार्ज पे अगर फोर्स निकालना हो then you can use the formula F experience is equals to Q into E, F experience is equals to Q into E, ये आप चेक कर सकते हो, बट माय पॉइंट। उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसके बारे में मैं अलग से डिस्कशन करूंगा, पर यहाँ पे बस इतना बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। एंड इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट माय पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय V, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका जो यूनिट होता है इट इज न्यूटन पर कूलम, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज है ना, इसलिए न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वोल्ट, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वोल्ट, ठीक है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानना जरूरी है, वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक गिवन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो होते हैं कि these are the such lines के tangent drawn to any line at a given point gives the net electric field in that line, in that at that point, लेटर से कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो ये पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा हो तो आप इस पे यहाँ पे टेंजेंट बना दो तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदाजा आ जाएगा। दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always start from positive charge and that are emerge from positive charge, from positive and merge at negative। कभी भी वो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगे और कहाँ पे जाके मर्ज होंगे, निगेटिव पे जाके मर्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। समथिंग लाइक दिस, लेट अस से दिस इज प्लस क्यू हो तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख सकते हो, इस तरीके से बाहर आ रही होगी फील्ड लाइंस। और अगर ये माइनस क्यू होता तो यहाँ पे ऐसा मर्ज होते हुए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजर आ जाएंगे। व्हाट माय पॉइंट, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। these are related to electric field lines, ठीक है। now since electric field lines gives the net electric field in a given region, therefore two field lines never intersect, क्योंकि पॉइंट ये है उस केस में एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शंस आएंगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही है, ऐसा संभव नहीं है ना। एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट नहीं हो सकती, नेट हमेशा एक ही होगा, रिजल्टेंट जो है वो हमेशा एक ही होगा। दैट इज द रीजन के दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। एक और पॉइंट ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो is denoted by parallel and equispaced लाइंस। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड आप लाइन से ऐसा डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना।
दिस इज द रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। नाउ एक बेसिक मैं आपको चीजें और बता देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बेसिक और ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग हो, एक यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग हो, तो उसके एक्सिस पे अगर आप x डिस्टेंस चले जाते हो सच दैट इसका जो रेडियस है, सच दैट इसका जो रेडियस है दैट इज गिवन एज कैपिटल आर, दैट इज गिवन एज कैपिटल आर अगर हो, दैट इज कैपिटल आर अगर हो, इन दैट पर्टिकुलर केस x डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये कि इट विल बी नेट अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, है ना, या फिर पीछे के डायरेक्शन में जाओ तो नेट हो जाएगा नेगेटिव x डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है ना। देयर विल नॉट बी एनी y कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इस पे टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज है capital Q, then electric field at distance x is given by E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught qx divides 1 by 4 pi epsilon naught qx divides, it will be qx divides r square plus x square का पावर 3 by 2। ई सेंटर मतलब ई सेंटर पे अगर आप चले जाओगे, ई सेंटर पे अगर आप चले जाओगे, ई सेंटर विल बी इक्वल्स टू जीरो। क्यों? एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो तो आपको जीरो मिल जाएगा। सिमिलरली ई इनफाइनाइट विल आल्सो बी जीरो, एंड सिंस इन सेंटर पे जीरो है, इनफाइनाइट पे जीरो है, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम ई होगा। तो E इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन, जो रिंग ऑफ चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल्स टू r बाय रूट टू। कहां से आया? इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करना होगा, विच इज फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट। अगर आप मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट का यूज करके इसको अगर देखते हो, यू विल गेट E इज मैक्सिमम इज एट x इज इक्वल्स टू r बाय रूट टू। कितना आएगा उसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, खुद ऑन द स्पॉट निकाल लेना। व्हाट माय पॉइंट? पर हाँ, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी जो जरूरी नहीं है, आई विल नॉट आस्क अ सिंगल पॉइंट टू रिमेम्बर, जो जरूरी नहीं है वो मैं बताऊंगा भी नहीं और कुछ नहीं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद में इसका जो ग्राफ आएगा, इसका अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो, ठीक है ना, इसका अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करना हो, ठीक है ना, ऑन एन रफ हैंड, approximately it is going to look something like this. Approximately it is going to look something like this, such that this is electric field and this is, sorry, this is r, sorry, this is the distance x, I can say r कहो या x कहो, और this is electric field। E maximum कहाँ पे आ रहा है? x is equals to r by root 2 पे। अगर निगेटिव में चले जाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, कुछ इस प्रकार से नजर आने वाला है, ठीक है ना। इट विल बी लाइक दिस। उसके बाद में सेकेंड एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सेकेंड एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज distribution is given by electric field due to linear charge distribution is given by, लेट अस से आपके पास में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे सब जगह आपके पास में चार्ज प्रेजेंट है, लेट अस से यहाँ पे आपके पास में चार्ज प्रेजेंट है हर जगह पे, यहाँ पे जो है चार्ज प्रेजेंट है आपके पास में, सच दैट इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इट इज डिफाइंड एज लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर आपके पास में प्रेजेंट हो, तो एट डिस्टेंस स्मॉल आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E at distance r is equals to lambda by 2 pi epsilon naught r, lambda by 2 pi epsilon naught r, जिसका ग्राफ जो है since E is inversely proportional to r, इसका जो ग्राफ है it is going to look something like rectangular hyperbola। इसका जो ग्राफ है it is going to look something like rectangular hyperbola। Got my point? It will be rectangular hyperbola। ER is equals to lambda by 2 pi epsilon naught r, lambda by 2 pi epsilon naught r। Please note it down।
उसके बाद में जो है हम फ्लक्स के बारे में देखेंगे। गॉस लॉ समझने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानना जरूरी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड बाय, इट इज डिफाइंड एज phi and it is given by flux due to a given surface is equals to phi is equals to E bar dot ds bar. Since it is dot product of two vector quantities, flux क्या होगा? It will be a scalar, it will be a scalar quantity होती है, ठीक है ना। एंड लेटर से कुछ इस प्रकार से एक गिवन एरिया आपके पास में प्रेजेंट हो, तो ये जो एरिया है तो उसका जो ds बार मतलब उसका जो ds बार का वेक्टर जो आएगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। हमेशा याद रखना ds बार जो होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस को परपेंडिकुलर में ds आता है। लेटर से दिस इज द ds गिवन एंड दिस इज e, दिस इज e एंड दोनों के बीच में का एंगल थीटा हो, दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा हो, then flux is given by phi is equals to E into ds into cos of angle between them. Since it is dot product cos of theta आ जाएगा, ठीक है ना। Since flux is E bar dot ds bar मतलब क्या? न्यूटन पर कुलम इंटू मीटर स्क्वायर, उसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर कुलम इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा। या फिर हम उसको वोल्ट पर, वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं, नॉट वोल्ट पर मीटर, इज वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं। फ्लक्स मैक्सिमम तब होता है, फ्लक्स मैक्सिमम तब होता है जब आपने ये ds बार है, ये ds बार है और उसी डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर लिया, उसी डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर लिया, क्योंकि उस केस में दोनों के बीच में एंगल जीरो बनेगा एंड फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू phi e विल बी इक्वल्स टू e into ds। क्यों? क्योंकि cos 0 1 होता है, क्योंकि cos 0 1 होता है, दोनों के बीच में एंगल पैरेलल लाइंस हो तो उनके बीच में का एंगल 0 डिग्रीज होगा। सिमिलरली अगर आपने कुछ इस प्रकार से ds कंसीडर कर रखा है ना, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसको परपेंडिकुलर मतलब वो सरफेस पे लाई कर रही हो, तो दोनों के बीच में एंगल बनता है, दोनों के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री। और उस केस में फ्लक्स जो है E bar डॉट ds बार, फ्लक्स जो है E bar डॉट ds बार दैट विल बी इक्वल्स टू phi इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में का एंगल जो 90 है cos 90 होता है 0, cos 90 कितना होता है? 0 होता है। गॉट माय पॉइंट? दिस इज व्हाट इज द रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विल मूव फर्दर। गॉस लॉ के बारे में मैं अब बताता हूँ, ठीक है ना। गॉस लॉ, गॉस लॉ के बारे में क्या बताना है मुझे? गॉस लॉ डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स एंड चार्ज के बारे में गॉस लॉ बताता है। गॉस लॉ के लिए आपको कोई तो भी एक क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करना होता है एंड गॉस लॉ स्टेट्स दैट द नेट फ्लक्स थ्रू अ सरफेस जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, हमने जो भी सरफेस एज्यूम किया होता है उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू E bar dot ds bar that is equals to q in divides epsilon naught, that is equals to what? That is equals to q in divided by epsilon naught. What my point? It will be q in by epsilon naught। हमेशा याद रखे कि अगर लेटर से यहाँ पे कैपिटल Q1 है, यहाँ पे कैपिटल Q2 है, यहाँ पे स्मॉल q1 है, यहाँ पे स्मॉल q2 है, यहाँ पे स्मॉल q3 है लेटर से, एंड दिस इज व्हाट इज योर गॉसियन सरफेस, दिस इज व्हाट योर गॉसियन सरफेस। अगर ऐसा कुछ हो, अगर ऐसा कुछ हो, इन दैट पर्टिकुलर केस जो ये लॉ है इसको बहुत ध्यान से समझना होगा, बहुत सावधानी से समझना होगा। गौर से सुनिए कि जो E बार डॉट ds बार है, E बार इज ड्यू टू ऑल, E बार इज ड्यू टू ऑल, सबके वजह से होगा। मतलब क्या? कैपिटल Q1 कॉमा कैपिटल Q2 कॉमा स्मॉल Q1 स्मॉल Q2 स्मॉल Q3 एटसेट्रा। बट उसका जो RHS है Q in that only comprises of, that only have small q1 small q2 and small q3, ठीक है ना। therefore इस पे यहाँ पे Q in लिखा हुआ है, ये चीज पे आपको गौर फरमाना होगा। Got my point? ठीक है। I repeat कि finite is equals to Gauss law कहता है finite is equals to E bar dot ds bar, finite is equals to E bar dot ds bar which is given as Q in upon epsilon naught where E bar is due to all and Q in is due to only inside charge। इसका रीजन ये है कि अगर लेटर से ये गॉसियन सरफेस और यहाँ पे चार्ज हो, यहाँ पे एक चार्ज हो,
तो जितना लाइंस इनसाइड जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, जितना इनसाइड जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, तो नेट फ्लक्स वैसे भी जीरो होने वाला है, तो नेट फ्लक्स वैसे भी जीरो होने वाला है, ठीक है ना। तो हमको देखना होता है कि कितना, आइदर आप इनसाइड वाला पॉजिटिव कंसीडर कर लो तो आउटसाइड वाला माइनस होगा, या फिर जनरली 99% केसेस में एनसीईआरटी में भी दिया है कि इनसाइड जाने वाला फ्लक्स को आपको माइनस लेना होता है और गॉसियन सरफेस के आउटसाइड जाने वाले फ्लक्स को आपको प्लस लेना होता है, उसका नेट आपको कंसीडर करना होता है। व्हाट माय पॉइंट। इसका जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन आपको यूज करने मिलेगा फॉर पॉइंट चार्ज। फॉर पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, फॉर अ पॉइंट चार्ज, अगर ये स्मॉल क्यू हमने कंसीडर कर लिया, एट डिस्टेंस आर, एट डिस्टेंस आर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो एट डिस्टेंस आर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर का स्क्वायर। इस केस में मैंने जो गॉसियन सरफेस है वो स्फीयर कंसीडर किया था, या फिर ये हो गया नंबर वन ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये है नंबर वन ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दूसरा है ड्यू टू लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज की वजह से अगर हम कंसीडर करते हैं, उस केस में हमको हमको गॉसियन सरफेस जो है उसको सिलेंडर कंसीडर करना होता है, कुछ इस प्रकार से हमको सिलेंडर कंसीडर करके चलना होता है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर विल बी 1 बाय, इट विल बी lambda by 2 pi epsilon naught r, it will be lambda by 2 pi epsilon naught r आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज अगर आप चेक करोगे, प्लेन शीट ऑफ चार्ज अगर आप चेक करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, एरियल चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है ना। एंड फोर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड, ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस, चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस। इस केस में प्लेन शीट ऑफ चार्ज लिया था, यहाँ पे मैं सरफेस कंसीडर कर रहा हूँ, हालांकि दोनों का डायग्राम जो एक तरीका दिखेगा, स्टिल देयर इज डिफरेंस, चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। इस केस में क्या होता है ना, पहले केस में आपने अगर आपने प्लेन शीट कंसीडर करके रखा है तो चार्ज सिर्फ एक ही साइड को होगा, मतलब एक साइड को क्या हो, उसको साइड ही एक ही बहुत पतला सा होगा। पर इस केस में जो है ना, वो जो सरफेस होगा उसको कुछ थिकनेस होता है, उसको कुछ ना कुछ क्या होता है, थिकनेस होता है, उसके कारण यहाँ पे भी चार्ज होंगे एक साइड को, और दूसरा साइड जो हमें दिख नहीं रहा वहां पे भी चार्ज होंगे, उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी द डिफरेंस। once again what is sigma, sigma is areal charge density, sigma is areal charge density। we'll move to next point, we'll move to next point। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले ये पहला प्रॉपर्टी, हम इसको भी हम गॉस लॉ से प्रूव कर सकते हैं, बट सिंस आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द प्रॉपर्टी। जो भी चार्ज, ऑल द चार्ज दैट यू आर गोइंग टू गिव टू द कंडक्टर, ऑल चार्ज विल कम टू सरफेस, विल कम टू सरफेस। पूरा का पूरा जो चार्ज है वो सरफेस पे आके रहता है, ऑल चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है ना। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। क्यों, सारा का सारा अगर चार्ज आउटसाइड है तो क्यू इन जीरो आएगा, जो आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे क्यू इन जीरो आ जाएगा, उसके लिए ई इन इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। सिंस ई इज जीरो, देयरफॉर पोटेंशियल जो है, देयरफॉर पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। आगे बताऊंगा मैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड पोटेंशियल, बट तब तक के लिए बस सुन के रखो, ठीक है ना। फोर्थ है नियर, अगर आप एक लेटर से दिस इज द चार्ज कंडक्टर, इसके बहुत पास में चले जाओगे, एक बहुत पास में चले जाओगे, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी बहुत अगर पास चले जाओगे, तो कोई भी एक चार्ज्ड कंडक्टर अगर आपने कंसीडर किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नियर अगर आप चले जाओगे, वेरी नियर अगर आप चले जाओगे, इट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको भी गॉस लॉ से ही हम प्रूव कर सकते हैं। व्हाट माय पॉइंट। उसके बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to surface of conductor, are always perpendicular to surface of
कंडक्टर। व्हाट माय पॉइंट। उसके बाद में सिक्स्थ वन, अगर आपने ये एक ऐसा एक आपने कंडक्टर कंसीडर करके रखा है सच दैट उसके इनसाइड कैविटी है और यहाँ पे आपने प्लस क्यू चार्ज दे रखा, तो यहाँ पे माइनस क्यू इंडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है इनसाइड माइनस क्यू इंडक्शन हो जाएगा, आउटसाइड जो है वहां पे प्लस क्यू जो है इंडक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। दिस इज व्हाट इज ड्यू टू, वंस अगेन ये जो है हम इसको गॉस लॉ से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, गॉस लॉ अप्लाई करके ही ये आता है। ठीक है। एंड सिंस ऐसा हो सकता है, सिंस ऐसा हो सकता है कि हमको अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसलिए अगर हमको किसी मेजरमेंट का जो डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है उसको अगर हमको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक कंडक्टर के इनसाइड प्लेस कर देंगे सो दैट वो शील्ड हो जाएगा, सो दैट वो क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। दैट विल बी शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग उसे कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में पोटेंशियल जो हमको डिस्कस करना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल इज, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल ये कंसेप्ट जो है अच्छे अच्छों को काफी कंफ्यूज कर देता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल इज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, आई रिपीट, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन ब्रिंगिंग द गिवन चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन प्लेस पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्सेस ने वर्क डन किया हो तो माइनस में लेके उसको पर यूनिट चार्ज हमको करना होगा, और एक्सटर्नल हो तो प्लस में लेना होगा। ठीक है ना। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय चार्ज, या फिर इट इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल, प्लस ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज, जो भी चार्ज आप ले रहे हो वो। दूसरी बात ये कि ये कहाँ से आया माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एंड ये आया प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, उसके लिए आपको वर्क पावर एनर्जी में जाना होगा, उसके लिए आपको वर्क पावर एनर्जी में जाके इसको स्टडी करना होगा। ठीक है ना। उसके बाद में हमेशा याद रखना, पोटेंशियल V इज निगेटिव फॉर, निगेटिव, इट इज निगेटिव फॉर माइनस निगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है, निगेटिव होता है। एंड फॉर पॉजिटिव, इट इज फॉर पॉजिटिव चार्ज, ये बात हमेशा याद रखना। दूसरी है कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज U इज पॉजिटिव फॉर रिपल्शन। ठीक है। एंड निगेटिव फॉर अट्रैक्शन, हमेशा ये चीज को आपको याद रखना होगा। यही रीजन है कि ग्रेविटेशन में सब कुछ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए ग्रेविटेशन में सब कुछ अट्रैक्शन होने के कारण हमेशा पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है एट अ गिवन डिस्टेंस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिपल्शन भी हो सकता है, इसलिए भी आपको पॉजिटिव नजर में आएगा। व्हाट माय पॉइंट। उसके बाद में ड्यू टू, अगर आपने चार्ज अगर कंसीडर किया है, एक चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल आपको चाहिए, लेटर से दिस इज प्लस क्यू एट डिस्टेंस r, अगर आपको चाहिए v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r टू द पावर 1 होगा। और लेटर से पोटेंशियल एनर्जी चाहिए आपको फॉर टू चार्जेस अगर आपको चाहिए, लेटर से दिस इज q1 दिस इज q2 एट डिस्टेंस सम r1, then potential energy is equals to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by q1 q2, that will be divided by r1, q1 q2 by r1। और अगर more than टू चार्जेस हो, लेटर से this is 1 this is 2 this is 1 this is 2 this is 3 this is 4 etc, तो आपको हर एक का कंसीडर करना होगा। कैसे, U will be equals to K into Q1 Q2 upon R1 plus Q2 Q3 upon R23 R12 plus R23 plus Q3 Q4 upon R34 plus Q4 Q1 upon R14। ये हो गया, हर एक के लिए नहीं हुआ, ये इन दोनों के लिए हो गया, इन दोनों के लिए हो गया, इनके लिए हो गया और इनके लिए हो गया, और भी बचा है, क्या क्या बचा है मैं बताता हूँ। प्लस क्या आ जाएगा, प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q2 Q4 डिवाइडेड बाय R24, ऐसा सभी का हमको कंसीडर करके चलना होगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, या फिर पोटेंशियल के लिए भी क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे आपको निकालना होता है। व्हाट माय पॉइंट।
उसके बाद में हमने थोड़ी देर पहले हमने जो चार्ज्ड रिंग कंसीडर किया था, हमने जो एक चार्ज्ड रिंग कंसीडर किया था, लेट अस से दिस इज द चार्ज रिंग। तो एट अ डिस्टेंस आर पोटेंशियल इज डिफाइंड एज v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एट अ डिस्टेंस लेट अस से आपने x कंसीडर कर लिया सच दैट इसका डिस्टेंस जो है दिस इज कैपिटल R, देन इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो भी कंप्लीट चार्ज है रिंग पे डिवाइडेड बाय आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। ठीक है। मोर ओवर वी सेंटर जो है वी सेंटर विल बी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, क्यू बाय आर आ जाएगा। Now if you are going to check for the graph, if you are going to check for the graph, you are going to look it is going to look something like this, कुछ इस प्रकार से नजर में आ जाएगा। दोनों साइड होता है ऑब्वियसली, एक साइड नहीं होगा, दोनों साइड हो जाएगा एंड इट विल बी ऑब्वियसली समथिंग लाइक दिस। पोटेंशियल सेंटर पे मैक्सिमम, बाद में डिक्रीज होते हुए जाएगा कुछ इस प्रकार से। बट लेट अस से दिस इज v वर्सेस दिस इज x, दिस इज v वर्सेस x। ठीक है ना। उसके बाद में आपको चाहिए, उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में, फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन ये बनता है कि देखो फर्स्ट पहली बात ये कि फील्ड जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फील्ड जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। तो दोनों के बीच में का जो रिलेशन है दैट इज क्वाइट टिपिकल, जो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा। क्या होता है, लेट अस से Ex चाहिए आपको, देन जो भी पोटेंशियल होगा दैट इज माइनस dv अपॉन dx कर दो। Ey चाहिए दैट विल बी माइनस dv अपॉन dy, या फिर Ez चाहिए तो माइनस dv बाय dz कर दो। ऑब्वियसली Ex विल बी अलोंग I डायरेक्शन, Ey विल बी अलोंग j कैप डायरेक्शन एंड Ez विल बी अलोंग k कैप डायरेक्शन। तो इस प्रकार से आप Ex, Ey, Ez निकाल सकते हो अगर आपके पास में v हो तो। अगर एक्स वाई जेड में ना देते हुए आर में दिया हो देन ई एट डिस्टेंस आर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर करना होगा। ठीक है ना। और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो देन ई कैन आल्सो बी रिटन एज ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। ठीक है ना। माइनस इसलिए आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है बिकॉज पोटेंशियल इंक्रीजेस इन opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर ये इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कंसीडर कर रखा है सच दैट दिस इज द पॉइंट 1 एंड दिस इज द पॉइंट 2, देन पोटेंशियल एट 1 विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन पोटेंशियल एट 2। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल इंक्रीजेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। याद रखना ऑपोजिट डायरेक्शन में कहा, इन द डायरेक्शन नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। उसके बाद में अगर आपको पोटेंशियल चाहिए हो, ठीक है ना, फील्ड से पोटेंशियल तो आपने पोटेंशियल से फील्ड तो निकाल ली, फील्ड से पोटेंशियल चाहिए हो आपको इंटीग्रेशन करना होगा। आपको क्या करना होगा, v will be equals to minus of integration of ex dx plus ey dy प्लस ez dz प्लस ez dz। माइनस का ध्यान रखना, या फिर हो सकता है कि v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e बार डॉट डी आर, है ना। कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो, उससे भी आपको आ जाएगा, उससे भी आपको आ जाएगा। बट माय पॉइंट, उसके बाद में आपको समझना होगा व्हाट इज डायपोल। डायपोल क्या होता है, ठीक है ना। डायपोल दो पॉइंट चार्जेस, एक होता है प्लस क्यू, दूसरा होता है माइनस क्यू। अगर उनको आपने 2a डिस्टेंस पे रख दिया हो, 2a डिस्टेंस पे रख दिया हो, इट इज कॉल्ड एज द डायपोल एंड इट इज, उसको सबसे ठीक तरीके से समझने के लिए आपको डायपोल मोमेंट पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज P बार इज इक्वल्स टू 2a इंटू क्यू। कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लिया, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंस इट इज P बार दैट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो हमको ये चेक करना होगा कि उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है। तो हमेशा याद रखना
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखोगे तो वो होता है पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ हमेशा, पर अगर आप डायपोल का डायरेक्शन देखोगे इट इज फ्रॉम -q टू +q ऑलवेज। ध्यान रखना डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है, पी बार का डायरेक्शन होता है -q टू +q, इट इज फ्रॉम निगेटिव q टू पॉजिटिव q, ठीक है ना। उसके बाद में देखो जो लाइन ऐसा होता है, जो एक ऐसा लाइन जो इन दोनों डायपोल को कनेक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस, एंड जो उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज बाइसेक्टार, दैट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टार, ठीक है ना। नाउ अब हम एक्सिस पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टार पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल देखेंगे। हम एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल देखेंगे। तो ई एक्सिस एट डिस्टेंस, लेटर से एक ऐसा डिस्टेंस कंसीडर कर लिया जो डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे हो, then e axis is defined as 1 by 4 pi epsilon naught 2p upon r cube, where what is p is 2aq and it is the vector in style of vector के p bar और e bar पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। एंड v एक्सिस जो होता है, v एक्सिस एट सम डिस्टेंस r from the plus q will be +1 by 4 pi epsilon naught p by r square, और अगर माइनस के मतलब यहाँ पे ये साइड को प्लस क्यू के पास में हो तो इट इज प्लस में आएगा, या फिर अगर माइनस क्यू में r डिस्टेंस पे चले जाओ तो माइनस में होता है, देयरफॉर आई एम राइटिंग हियर प्लस और माइनस, ठीक है। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली r स्क्वायर से वेरी करता है इनवर्सली, यहाँ पे देखो r क्यूब से हो रहा है, और पोटेंशियल जनरली r से वेरी होता है इनवर्सली, यहाँ पे r स्क्वायर से हो रहा है, ये चीज को आपको गौर फरमाना होगा, ठीक है ना। उसके बाद में मैं बताता हूँ कि अगर आपने, ये हो गया एक्सिस वाला, ठीक है ना, एक्सिस वाला हो गया। नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर आप चेक करते हो, E at perpendicular bisector will be equals to -1 by 4 pi epsilon naught, ये है E bar, this is P bar divided by R cube, ठीक है ना। ध्यान रहे इट इज माइनस ऑफ क्यूब बिकॉज उस केस में P बार एंड E बार ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। रही बात V बाइसेक्टर की, V बाइसेक्टर वो पॉइंट जो है दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे होने के कारण जीरो हो जाएगा, V बाइसेक्टर विल बी जीरो ऑलवेज। V बाइसेक्टर कितना होता है, जीरो होता है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी होगी, ये वैल्यूज जो आपको याद रखनी होगी। नाउ अगर आपने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अगर आपने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से हो सकती है, एक तो होगा यूनिफॉर्म, एक तो हो जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर होगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसका लीनियर मोशन नहीं होगा, पर रोटेशनल मोशन हो सकता है, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म में रख दो तो लीनियर भी होगा, लीनियर मोशन भी होगा, क्योंकि नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा डायपोल पे, और उसका रोटेशन तो होगा ही होगा, ठीक है ना। नाउ नॉन लीनियर के बारे में सिर्फ इतना ही, यूनिफॉर्म के बारे में आपको देखना होगा, क्या हो जाएगा ध्यान से देखना। इट विल बी, अगर आपने डायपोल को लेट अस से दैट दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इस प्रकार से अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो और आपने डायपोल को रख दिया सच दैट दिस इज पी बार एंड दोनों के बीच में का एंगल जो है थीटा है, then torque experienced by a dipole in a electric field E bar is equals to tau bar is equals to P bar cross E bar, tau bar is equals to P bar cross E bar, है ना। Torque will be maximum when P bar is perpendicular to E bar and torque will be zero when P bar is parallel or anti-parallel to E bar हो जाएगा, ठीक है ना। It will be the case, ठीक है ना। उसके बाद में एक और पॉइंट मैं जो कहना चाहूंगा, since there is some torque there will be some kind of potential energy, ठीक है ना। potential energy u of theta is defined as minus p bar dot e bar, and since potential energy है वो स्केलर होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे भी दिख रहा है कि डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपने वर्क डन निकालना हो, तो वर्क डन इलेक्ट्रिक इन मूविंग द डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 क्या हो जाएगा, that will be equals to pe cos of theta 2 minus
cos of theta 1, cos of theta 1, pe cos theta 2 minus cos of theta 1, ठीक है ना। एंड वर्क डन एक्सटर्नल अगर आपको चाहिए हो, वर्क डन एक्सटर्नल अगर आपको चाहिए हो, it will be pe cos of theta 1, cos of theta 1 minus cos of theta 2 हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द सिनेरियो डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद में हमको सिंस वी हैव पोटेंशियल एनर्जी, हम ये भी देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी के कारण अगर पी बार और ई बार, पी बार और ई बार अगर पैरेलल हो तो वो इक्विलिब्रियम का पोजीशन तो है, बट दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? थोड़ा सा भी अगर आप डायपोल को रोटेट कर देते हो तो वो फिर से अलाइन हो जाएगा, तो वो फिर से अलाइन हो जाएगा। पर अगर मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो हो, थीटा इज इक्वल टू जीरो हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। पर अगर दिस इज ई बार हो एंड दिस इज पी बार हो, मतलब अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ठीक है ना, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्विलिब्रियम तो है बट दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये आपको समझने के लिए वंस अगेन आपको वर्क फॉर एनर्जी को रिवाइज करना होगा, आपको वर्क फॉर एनर्जी को रिवीजन करना होगा। व्हाट माय पॉइंट? उसके बाद में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड electric field and potential due to thin spherical shell, thin spherical shell, thin spherical shell हो, ठीक है ना, या फिर कंडक्टिंग स्फीयर हो, या फिर कंडक्टिंग स्फीयर हो, ठीक है ना। एक हो सकता है आउटसाइड, कंसीडर करो आप आउटसाइड एट डिस्टेंस r कंसीडर करो सच दैट r इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ शेल। तो E outside will be equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by capital Q by सॉरी स्मॉल r का स्क्वायर, Q by स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है ना। एंड V will be equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by r, ठीक है। दूसरा है सरफेस पे, है ना। E will be equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by कैपिटल R का स्क्वायर, और V होता है 1 by 4 pi epsilon naught Q by कैपिटल R, ठीक है। तीसरा इनसाइड एट डिस्टेंस स्मॉल r, इनसाइड एट डिस्टेंस स्मॉल r जो है E इज इक्वल टू जीरो होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज कंडक्टर है, तो वैसे भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, स्फेरिकल शेल है तो वैसे भी कोई चार्ज ही नहीं है इनसाइड, तो जीरो हो जाएगा। और रही बात सिंस E इज जीरो, V विल बी इक्वल्स टू V सरफेस, V विल बी इक्वल्स टू V सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट केस है कि हमने ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग कंसीडर कर लेना है, हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कंसीडर कर लेना है। तो उस केस में आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square, V will be same 1 by 4 pi epsilon naught Q by r, E surface will be the same once again Q by 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square, या फिर V surface will be 1 by 4 pi epsilon naught Q by r, but तीसरा फॉर्मूला चेंज होगा, तीसरा फॉर्मूला विल बी इनसाइड के लिए चेंज हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू, तीसरा फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught Q by कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r, मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। एंड V जो है, V का भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखने की जरूरत मुझे कभी नहीं लगी, याद रखने की जरूरत नहीं है। 1 by 4 pi epsilon naught Q by कैपिटल R in bracket 3 by 2 minus 1 by 2 times small r square by कैपिटल R square। याद क्या रखोगे? याद ये रखोगे कि V सेंटर जो है, V सेंटर इज इक्वल्स टू 3 by 2 times V सरफेस। अगर इतना चीज याद होता है तो बाकी फॉर्मूला आपको ये ढेर सारा ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसको आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से याद रख सकते हो, बस इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो मैराथन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, अप्रोक्सीमेटली मैंने मैक्सिमम कोशिश किया है कि कवर हो जाए, ठीक है ना। These are the things that you must revise। अगर आप एक दो बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हो तो आपको काफी अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।